प्रॉमिस किया था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कि हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे डॉलर इंडेक्स और विक्स, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है और डॉलर इंडेक्स, उन दोनों को हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए वही जो इंडेक्स है डॉलर इंडेक्स, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये देखिए एक मूविंग डॉलर भी आपके लिए, ये देखिए मूविंग डॉलर भी लाए हम आपके लिए। और डॉलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो डॉलर है। आज की वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि ये जो डॉलर है, ये क्यों, जो डॉलर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये डॉलर इंडेक्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो 1973 में आता है। उससे पहले दुनिया में होता था गोल्ड स्टैंडर्ड्स। अब सवाल उठता है व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स। होता क्या था, मान लीजिए आपने $100 प्रिंट करने हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ 1 गोल्ड रखना पड़ता था। आपके पास गोल्ड होता था तभी आप प्रिंट कर सकते थे करेंसी। और था क्या कि करेंसी को लिंक किया गया था किसके साथ, करेंसी को लिंक कर दिया गया था गोल्ड के साथ। तो आपने जो सेइंग सुनी होगी कि दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग, दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ पर्टिकुलर वर्क। तो वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड का वर्ड है वो यहां से आता है। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड को 1971 में खत्म किया जाता है। और इस पूरी गोल्ड स्टैंडर्ड्स की जो प्रोसेस है, इसको खत्म करके बनाया जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स। और इसको कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। ये बहुत ही ज्यादा लिबरल, बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट माने जाते हैं यूएस के। और फिर 1973 में वो लेके आते हैं दैट इज यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसको नॉर्मली डीएक्स बाई करके भी लिखा जाता है। ये इसकी नोटेशन है, इसको समझाऊंगा आगे चल के कि ये नोटेशन ऐसी क्यों है। अब होता क्या था, जब 71 में इन्होंने इसको खत्म किया तो साथ में वहां पे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि मान लो फ्री फ्लोट ऑफ करेंसी कर दी इन्होंने, कि जितनी मर्जी करेंसी जो आप प्रिंट कर देंगे। अब जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर लो, उसके कारण क्या बढ़ता है, उसके कारण बढ़ता है इन्फ्लेशन। अब ये इकोनॉमिक लैंग्वेज है, आपको आसान भाषा में समझाना है मुझे, इजी लैंग्वेज चाहिए। चलो बहुत इजी एग्जांपल लेके आता हूँ। आप सबके मन में आता होगा कि जो डॉलर है वो डॉलर, क्यों ना सरकार बहुत सारे रुपये प्रिंट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को भी हम फॉलो कर लेते हैं और देखते हैं कि रुपये प्रिंट किए जा रहे हैं। अब होता क्या है, मैं एक लेके आ रहा हूं यूएस से आईफोन। ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा शौक है ना आईफोन का, जिसको क्या कहते हैं, चस्का। तो अब ये जो आईफोन लेके आए हैं, ये आईफोन मैं लेके आया हूं 1 लाख रुपीज का यूएस से। यहां आप 10 लोग हैं और हमारी सरकार ने बहुत सारे रुपीज प्रिंट कर दिए हैं, बहुत सारे। और आप सब लोगों के पास है 2 लाख रुपए पर पर्सन। तो आपको फोन खरीदना आईफोन, आप लोग 2 लाख कोट करेंगे। मान लो सरकार और ज्यादा नोट प्रिंट कर दे, आप सबकी पॉकेट में पैसे आ जाएंगे 3 लाख। क्योंकि आप काम करते हैं ना, तो ज्यादा नोट छपेंगे तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, यही फंडा हो ना इसका। तो 3 लाख आ गए, तो यहाँ पे आईफोन की कॉस्ट क्या होगी, और बढ़ गई। और आपके देश में क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन। तो इसलिए नोट छापना तो अपनी मशीन है ना, फ्री फ्लोट कर दिया वर्ल्ड में, आप जितने मर्जी नोट छापिए। जिम्बाब्वे एक ऐसा उदाहरण है जहां आपको एक वक्त का राशन लाने के लिए वहां कितने 10 करोड़ करेंसी लगती है जिम्बाब्वे की, 10 करोड़। तो नोट छापने से कुछ नहीं होता है, आपके उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू भी होनी चाहिए, जो अभी हम फाइंड आउट करेंगे उस वैल्यू को। तो
इन्होंने USDX बना दिया, जिसको DXY की नोटेशन दे दी गई, और इसको बनाया फेडरल रिजर्व ने। करते हैं ना हर रोज हम इनकी बात, तो फेडरल रिजर्व ने इसको बना दिया, और इस तरह से ये क्रिएट हो गया। अब इसकी प्रपोर्शन कैसे बनाया गया, इसको माना गया 100। ध्यान से समझिए आप इसको, एक 100 पॉइंट का इंडेक्स बना दिया गया। अमेरिका का जिस देश के साथ जितना ज्यादा ट्रेड था, उसको उतनी ज्यादा रेटिंग दे दी गई। और ध्यान रखिए, आज की डेट में जो ट्रेड है वो किसके साथ है? अमेरिका का चाइना के साथ। लेकिन 1973 की बात करते हैं, 1973 में इनकी जो सबसे ज्यादा ट्रेड था वो था यूरोप के साथ, और EU को दे दी गई 57.6 की वेटेज। अब आइए दूसरे नंबर के ऊपर, जापानीज यन, तो जापान को दे दी गई वैल्यू 13.6। अगले के ऊपर इन्होंने इंग्लैंड को वैल्यू दे दी, इंग्लैंड के पाउंड की वैल्यू होगी 11.9। और यहां से देखिए आपको क्या पता चल रहा है, अमेरिका का व्यापार, बहुत ज्यादा व्यापार होता है जापान के साथ। 73 में तो बहुत ही ज्यादा था। आप देखिए विडंबना, जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में कौन फेंकता है? US, जो बर्बाद किया जाता है जापान को। लेकिन मजबूरी देखिए, वही तभी तो कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये रुपये की गेम हुई ना, हम डॉलर में कर रहे हैं पर बात तो पैसे की है ना। तो पैसे में जापान इनका दूसरे नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर था 73 में, इतनी तबाही के बावजूद। अगला, तो इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में जो जो हमारे डिस्प्यूट है ना, वो हमको बैठ के हल करने चाहिए, क्योंकि अगर जापान और अमेरिका कर सकता है तो हम और चाइना तो कर ही सकते हैं। अब चलिए आगे, कैनेडियन डॉलर, कनाडा का 9.1%, स्वीडिश का, स्वीडन का लिया इन्होंने, दैट इज 4.2%, और स्विट्जरलैंड का वैल्यू कर दी 3.6%। स्वीडन और स्विट्जरलैंड, आप याद रखिएगा, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड ये दुनिया के इसलिए सक्सेसफुल देश बने क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत पहले इनकी करेंसी 1973 से ले रखी है। आपने देखना ना, आपको स्वीडन में कभी कोई क्राइसिस नजर आएगा, ना आपको क्राइसिस नजर आएगा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में भी नहीं और स्वीडन में भी नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की करेंसी की वैल्यू वहां पे है, क्योंकि वो उनके इंडेक्स का पार्ट है। ये 73 की बात है। और अब हम लोगों की डिमांड है, क्योंकि आज पहले नंबर पे US है, दूसरे नंबर के ऊपर चाइना है, तीसरे नंबर के ऊपर, ये मैं बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। और हम किसकी बात कर रहे हैं? परचेज पावर पैरिटी की। हम तीसरे नंबर पे हैं, और ना चाइना इस इंडेक्स का हिस्सा है, ना इंडिया इस इंडेक्स का हिस्सा है। ये 73 में बना है। इस इंडेक्स को रिवाइज करने की जरूरत है, और ये इंडेक्स अब इंडियन और चाइनीज करेंसी इसमें ऐड होनी चाहिए। तो अब हैशटैग करके जो ट्रेंड चलाएगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, तो हमारा जो ट्रेंड रहेगा, इंक्लूड इंडिया इनटू डॉलर इंडेक्स। इंडिया को जो मेन इंडेक्स है उसका हिस्सा बनाया जाए। डॉलर रुपी कन्वर्ट तो होता है, लेकिन हम उस इंडेक्स का अभी तक हिस्सा नहीं है। अब आइए आप, इस तरह से इसका इवोल्यूशन होता है। और ये देखिए आप, डॉलर जो है पिछले 2019 के बाद से लगातार ऊपर को जा रहा है, और उसके कारण के इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। उस सब को हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप ये ओरिजिन आप लोगों को पसंद आया। और इसको बनाया किसने था? फेडरल रिजर्व ने। लेकिन आज की डेट में इसको चलाती है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के सर्च पे जाइए आप, और वहां पे ICE US डॉलर डालिए, या तो आप ऐसे डालिए, या ICEDXY, ये इसकी नोटेशन क्रिएट की गई है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये अब इस जो इंडेक्स है
इसको गवर्न करती है। इस इंडेक्स को अब हर रोज हम किस किस इंडेक्स को लेते हैं, जो हमारा वीडियो लॉग होता है उसमें आपको हम विक्स बताते हैं, डॉलर और रूपी का बताते हैं। अब आगे से हम डॉलर इंडेक्स हर रोज, आज के बाद आज शाम का जो वीडियो होगा, जो हम आपको हर रोज करते हैं, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल करता है, वहां पे भी हम डॉलर इंडेक्स के बारे में आपको इंडेक्स को बताएंगे कि आज वो कहां पे गया। अब ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये डॉलर इंडेक्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चलता है कि ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू कितनी है। अब ये जो इंडेक्स इन सारी करेंसी से लेके बनाया गया, तो इसकी जो रेंज है इस इंडेक्स की, अब पहले मैं आपको इसका ग्राफ वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये है यूएस डॉलर इंडेक्स, आईसीई यूएस डॉलर इंडेक्स। ये आज ही का सॉरी, ये 31 दिसंबर का हमने निकाला है। वैल्यू देखिए आप कितनी है इसकी, 108। और इसकी रेंज जो है, अगर ये ग्रेटर देन ये जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये अगर होता है ग्रेटर देन 100, तो मीनिंग डॉलर स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये इंडेक्स लेस देन 100 होता है तो डॉलर वीक है। तो ये बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग तो भी ये पूरी दुनिया के लिए घातक है, अमेरिका के लिए भी घातक है ये। और बहुत कम है तब भी ये घातक है पूरी दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो इसकी आइडियल रेंज 95 टू 105 के आसपास अगर ये होता है तो ये अच्छा है सबके लिए। एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्यों है। तो इसकी ये जो रेंज है ये हम देखेंगे, इन्वेस्टर इसकी रेंज को देखेंगे। ये देखिए, इन्वेस्टर इसकी रेंज को देखेगा। नंबर 2, ट्रेडर्स देखेगा इसको, जो करेंसी ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे। और क्यों देखेंगे कि यूएस डॉलर अगर बहुत ज्यादा हाई है तो वो हेज करने की कोशिश करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। हेजिंग का मीनिंग है कि इनको पता चल जाएगा कि अगर मुझको ट्रेड करना है तो मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा, अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग है तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं जाऊंगा क्रिप्टो में, मैं जाऊंगा गोल्ड के अंदर। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग डॉलर, इसीलिए क्रिप्टो और जो गोल्ड है वो इंक्रीज होता है जब भी डॉलर बहुत पावरफुल होता है। नंबर 3, जो पॉलिसी मेकर है पूरी दुनिया में, वो देखते हैं कि डॉलर की मूवमेंट कहाँ है, ऊपर को है नीचे को है। और इंडिया के लिए, इंडिया के पॉलिसी मेकर आज के दिन में बहुत परेशान है, जो इकोनॉमिक्स के पॉलिसी मेकर है। क्यों? क्योंकि हर रोज हम करते हैं और हर रोज आप लोग क्या देखते हैं? यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रूपी। हर रोज रूपी गिर रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है। तो आरबीआई के जो और सबसे बड़े पॉलिसी मेकर कौन हुए करेंसी को लेके? ऑब्वियसली जो प्रिंट करता है करेंसी को तो वो आरबीआई है। तो आरबीआई की सबसे बड़ी टेंशन है कि किस तरह से इस लुढ़कते हुए रुपए को बचाया जाए। अब मैं आपको लेके चलूंगा कि ये जो डॉलर है ये अगर स्ट्रांग होता है, और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये जो डॉलर है ये इतना ज्यादा देखो स्ट्रांग है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हो रहा है? तो कारण है नंबर 1, यूएस इंटरेस्ट रेट। हर रोज हम करते हैं यूएस इंटरेस्ट रेट जो है, पहले उन्होंने 4 काटने थे, अब उन्होंने बोला कि हम 2 ही काटेंगे। उसके कारण डॉलर क्या है? स्ट्रांग हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में हाई है, क्योंकि कम करेंगे वो। अगर हाई इंटरेस्ट रेट अमेरिका में है तो सारे एफआईआई पैसा कहाँ लगाना चाहेंगे? डॉलर के अंदर। और इंटरेस्ट रेट कहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं? अमेरिका में मिल रहे हैं। तो एक कारण वो हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक डाटा। अब इकोनॉमिक डाटा ये समझाता हूं मैं आपको। अगर अमेरिका का इकोनॉमिक डाटा, और किसके इकोनॉमिक डाटा की बात हो रही है? ये यूएसए की। अगर यहां पे इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा आता है, और कितना आया वहां पे? 2.1%।
जो उम्मीद थी उससे ज्यादा अच्छा आया। एम्प्लॉयमेंट का डाटा इट इज गुड, अच्छा आ रहा है अमेरिका से। ये अगर दोनों अच्छे आ रहे हैं तो जो डॉलर है वो ऊपर को राइज करेगा हमेशा, और डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया जैसी जो मार्केट्स हैं वहां से पैसा जाएगा। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अब ये समझाता हूं मैं आपको। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्यों इन्फ्लुएंस और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, मान लीजिए कहीं भी वॉर शुरू हो जाती है। जब भी वॉर शुरू होगी तो वर्ल्ड में, अब हमने जो फॉरेक्स रखा है इंडिया ने, वो किस फॉर्म के अंदर है, मेनली तो उसमें डॉलर है, उसमें गोल्ड भी है, पर बहुत थोड़ा सा है। मेन क्या है वहां 95% से ज्यादा वो है डॉलर्स। तो डॉलर्स हमने रखे हुए हैं, और अगर वॉर लगती है तो अनसर्टेनिटी है ना, तो डॉलर होर्डिंग करना शुरू करेंगे और डॉलर और स्ट्रांग होता जाएगा। तो वर्ल्ड अगर अनसर्टेनिटी में जाएगा तो डॉलर जो है स्ट्रांग होगा, आप याद रखिएगा इस बात को। तो ये सारे इवेंट जो है वो डॉलर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। डॉलर की जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू डॉलर की यहां पे आती है, दैट इज 1985 में 164 पॉइंट समथिंग है। यहां पे लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस हुआ था, तो डॉलर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ था यहां पे। और ये देखिए आप 2008 2008 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये मैं आपको इसके ऊपर मैं वीलॉग बना रहा हूं बहुत शानदार, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला वीलॉग कि क्यों 2008 में दुनिया में क्राइसिस आया था। तो सबसे जो कम वैल्यू थी, इट इज समवेयर अराउंड 64 टू 16 सॉरी 70। ये इसकी जो रेंज है, दैट इज, ये जो एग्जैक्ट जो इसकी रेंज है, मैं आपको एग्जैक्ट लिखवा देता हूं। एग्जैक्ट रेंज है इसकी 70.698, ये एग्जैक्ट रेंज है। और यहां की जो एग्जैक्ट रेंज है जो हाईएस्ट है वो 164.72, ये हाईएस्ट रहा आज तक, ये यहां पर लोएस्ट रहा। तो जब भी ये जो क्राइसिस हुए हैं, ये देखिए हाउसिंग क्राइसिस फॉल किया, डॉट कॉम क्राइसिस हुआ था वहां से फॉल किया, और डॉट कॉम क्राइसिस जिसको आप Y2 क्राइसिस भी बोलते हैं, उसके कारण ये नीचे गिरा। ये देखिए जापानीज एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, रशियन डेट डिफॉल्ट हो, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है 1987 में। ये देखिए डॉलर आपका इंडेक्स, तो जो डॉलर इंडेक्स है अगर वो 100 से नीचे है, तो ये देखिए ये है 100 की रेंज, ये 100 की लाइन, ये है 100 की लाइन। इससे नीचे जब भी डॉलर का इंडेक्स होगा वो दुनिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर वो इससे ऊपर भी चला गया, इससे ऊपर, तो ये भी दुनिया के लिए सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग डॉलर बाकी दुनिया से जो पैसा है वो खींचता है अपनी तरफ। कहाँ, अमेरिका में, जैसा आज इंडिया में हो रहा है। जो FIIs है इंडिया में, वो अपने डॉलर्स को ले जा रहे हैं USA में। और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, US डॉलर इंडेक्स से। US डॉलर इंडेक्स अगर और स्ट्रांग होता जाएगा तो हमारी मार्केट से पैसा निकलता जाएगा, तो याद रखिएगा। और अब US डॉलर स्ट्रांग हो रहा हुआ है यहाँ पे, उसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया के ऊपर लेके आ रहा हूं आपको। ये सारा इन्फ्लुएंस इसका पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट पे। और मैं तो स्पेशली आपको इंडिया के ऊपर लेके आ रहा हूं। कैपिटल फ्लोज होगा, पहले मैंने आपको बताया कि डॉलर स्ट्रांग होगा, कैपिटल फ्लो, अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ, यहां पे डॉलर, ये जो डॉलर है ये स्ट्रांग हो रहा है, तो जो FIIs हैं भारत में, ये FIIs क्या करेंगे, अपने जो रुपीज इन्होंने लगाए हैं इंडिया में, इनको विड्रॉ करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और इस डॉलर को ले जाएंगे US में, और US के बॉन्ड खरीद लेंगे वहां पे, क्योंकि बॉन्ड पे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
तो वो यहाँ पे क्यों पैसा लगाएंगे? अपना पैसा निकालेंगे और चुपचाप उस पैसे को लेके चले जाएंगे कहाँ पे? अपनी देश के अंदर उस पैसे को लेके चले जाएंगे। और चाइना, इंडिया और आसियान की जो कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इन इमर्जिंग मार्केट से ये सारा पैसा विड्रॉ होके चला जाएगा, दैट इज टू द यूएस। और लोग जो हैं, लोग कौन? FII सेफ हेवन्स में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं जब डॉलर बहुत स्ट्रांग होता है। और सेफ हेवन आता है पाउंड एंड गोल्ड, यहां पे पैसा लगना शुरू होता है। तो इसीलिए यूएस में बॉन्ड का जो रेट है वो बढ़ रहा है। मैं आपको हर रोज वीलॉग में समझाता हूं कि इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। दूसरा, डेट सर्विसिंग कॉस्ट, इसके ऊपर आइए आप। डेट सर्विसिंग कॉस्ट क्या हुआ, इसका मीनिंग? सिंपल एग्जांपल, इंडिया के एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। इंडिया का एग्जांपल लीजिए आप। क्या एग्जांपल है कि मान लो इंडिया ने कर्जा ले रखा है $1 बिलियन का, हो गया। 100 करोड़ डॉलर का कर्जा ले रखा और इसका इंटरेस्ट हमको देना है, मान लीजिए आप पर डे देना है $100 पर डे। तो अब हमको अगर $1 जो है वो बराबर है 80 रुपए के, तो हमको कितना देना है? 8,000 रुपया पर डे देना। लेकिन अगर डॉलर हो गया 85 रुपीज, तो पर डे अब हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 8,500। मान लीजिए डॉलर हो जाता है 90 रुपए का, तो हमको कितने पैसे पर डे देने पड़ेंगे? 9,000। तो हमें अपनी करेंसी और प्रिंट करनी पड़ेगी। और जब हम ज्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे तो हमारे देश में क्या बढ़ जाएगी? इन्फ्लेशन। आरबीआई बोलता है कि 4% के करीब होनी चाहिए, अब इसने टारगेट कर दिया है 4.8%। और आप लोग, मैं यहाँ लिंक डालूंगा, आप डाटा देखिएगा हिंदुस्तान का, कि हमारे 5.8% आई है इन्फ्लेशन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जीडीपी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। ये बेसिक्स वाले वीडियो हैं, आप लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उन वीडियो को भी देखिएगा। अब हमारी इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी बहुत हाई है, हम ज्यादा नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो आरबीआई क्या चाह रहा है? कि इन्फ्लेशन कम हो। आरबीआई तो यही चाह रहा है ना कि इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन इन्फ्लेशन तो यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये जो डॉलर अगर स्ट्रांग होता जाएगा तो भारत को अपने डेट की सर्विस करना, अपनी किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाएंगी। और भारत की किस्तें अगर मुश्किल से चुकाई जाएंगी ना, तो आप याद रखिए, आपकी जो घर की किस्तें हैं ना, EMI, वो भी उतनी ही मुश्किल होती जाएंगी। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है उसके साथ। अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, इन्फ्लेशन एंड इंपोर्ट कॉस्ट। ये देखिए, इन्फ्लेशन तो मैंने आपको समझा दी, इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर आते हैं हम। इंपोर्ट कॉस्ट, अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ, अब पहले क्या था? भारत सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है, पहले आप ये बताइए मुझे। इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल, ये भारत इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल हम लेते हैं डॉलर्स में और अपने रुपीस को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर डॉलर 90 रुपए का हो गया, तो जहां पे हमने 1,000 या 100 का लेते हैं, 100 आपको अच्छा रहेगा, 100 रुपए के लिए हम देते थे, मान लो 80 रुपए था तो हम 8,000 रुपए देते थे। अब वही हमको $100 की गैस के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट में, और भारत अपनी कंजम्पशन का 95% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो बिल है क्रूड का, वो क्या आएगा? वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी। और लास्ट जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल करेगी कि नहीं करेगी? वो 100% फॉल करेगी। और क्यों फॉल करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ?
क्योंकि हमारा जो ज़्यादा पैसा है वो इंपोर्ट में लग जाएगा, हमारा अपनी जो इंस्टॉलमेंट देने में पैसा लग जाएगा, तो पैसे की कमी होगी और हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी। और भारत की वैसे भी जो प्रेडिक्शन है ग्रोथ की वो कम है, और एक बहुत बड़ा रीज़न है उसमें डॉलर का बहुत ज़्यादा पावरफुल होना। और एक बात इसको ख़त्म करते हैं, फिर आते हैं हम एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। ये वोलेटाइल रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए डॉलर को, डॉलर की 5 साल की मूवमेंट देखिए आप, ये देखिए ऊपर नीचे, ये फिर ऊपर को चला हुआ। जो वोलेटाइल नेचर है ना, वो फिक्स नहीं है, तो आरबीआई को हमेशा ही पैसा अपने पास रखना पड़ेगा 80 रुपए से लेके 90 रुपए के बीच में। कभी भी इंडेक्स कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना इंडेक्स पहुंचेगा उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये हाई है तो हमारे 90 रुपए भी पहुंच जाएंगे, हो सकता है हमारा 100 रुपया भी पहुंच जाए। तो वोलेटिलिटी जो है वो हमेशा बढ़ती रहेगी वहां पे, और वो वोलेटिलिटी हमेशा ही खतरनाक है नई भारत जैसी इकोनॉमीज के लिए। अब चलिए इसमें आगे ले चलते हैं हम। एक साल में देखिए आप डॉलर का इंडेक्स, यहां से देखिए यहां तक, ये बस 100 के नजदीक पहुंचा था यहाँ सितंबर में। और ये पता कौन सा जोन है सितंबर में? जब इलेक्शन यूएस इलेक्शन जब ये था कि डेमोक्रेट और जो रिपब्लिकन है वो नेक टू नेक में है, तब डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ। एक बार ट्रंप साहब जीतते हैं तो वो क्लियर है कि टैरिफ वॉर जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, और डॉलर ने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। तो आई होप कि ये जो आज हमने जो डॉलर इंडेक्स यहां पे किया, ये इंडेक्स आपको समझ आया होगा। और ये जो डॉलर का जो इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि जो हाई डॉलर इंडेक्स यूएस को इस चीज का हमेशा फायदा होगा, नहीं। अगर यूएस का डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो यूएस को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले जो $1 में अमेरिकन, मान लीजिए शर्ट ले लेते हैं, या शर्ट छोड़िए, वो गैजेट बनाते हैं ज्यादा, कोई गैजेट है उनकी, वो $100 की थी। अब वो जो गैजेट है, $100 में हमें कितने देने पड़ते थे? 8,000 रुपए। अब हमारा रुपया कमजोर हो गया, 90 हो गया, तो अब हमें $100 के लिए कितना देना पड़ेगा? 9,000 रुपए। तो जो लोग पहले अमेरिका से खरीदते थे, अब वो अमेरिका के बजाय किसी और कंट्री से खरीदना पसंद करेंगे। तो वो जो खरीदना पसंद करेंगे वो यूएस के अलावा किसी और कंट्री की तरफ जाएंगे, जैसे वो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ढूंढेंगे, और वो चाइना हो सकती है। तो जो बहुत ज्यादा यूएस डॉलर स्ट्रांग है ना, वो भी फायदेमंद नहीं है यूएस के लिए, क्योंकि फिर जो उसका एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उस जिन जिन देशों को, यूरोप को वो एक्सपोर्ट करता है ना, अब यूरोप वाले बोलेंगे यार जो चीज हमें 8,000 रुपए में आ रही थी, अब हमको 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, 8,000 में अगर मुझे वो चीज चाइना से आ रही है तो हम चाइना से खरीद लेते हैं। तो एक्सपोर्ट यूएस का डिक्रीज होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि यूएस का डॉलर जो है वो स्ट्रांग भी बहुत अच्छा नहीं है, और वो वीक भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये इसका एक बैलेंस होना चाहिए था। और आई होप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने आज जो हमने आप लोगों को ये यूएस डॉलर इंडेक्स मैंने समझाया, वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये मेरा नए साल का आपको गिफ्ट है, हैप्पी न्यू ईयर का, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और दूसरा गिफ्ट आपको कल मिलेगा, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स के नाते मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को रखिए, इसको बार बार इस वीडियो को आप देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को समझिए, इंडिया के साथ कैसे लिंक होता है, और ये बेसिक वीडियो की सीरीज है। आई होप आप लोगों इसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसा मज़ा मुझे इसको बनाने में आया, समझाने में आया, आपको भी वैसा मज़ा आया होगा, ये आशा करता हूँ। और आप लोगों को दोबारा से नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।